तो मैं आखिरकार पहुंच चुका हूं केदारनाथ धाम में। और सुबह की हम 3:30 बजे चले थे और हम यहां पे पहुंचे हैं 1 बजे। 12:30 या 1 बजे का टाइम हो रहा है और हम केदारनाथ में पहुंच चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हैं अभी भी मंदिर के कपाट लगे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं ये हैं हमारे बाबा केदारनाथ। देखो ये खच्चर जब यहाँ पे आया ना, उसने भी भोलेनाथ के सामने पुकार लगाई है। यात्रा से पहले आप लोगों को भैरवनाथ जी के दर्शन किसी भी यूट्यूबर ने नहीं कराए होंगे जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। यात्रा से पहले भैरवनाथ जी ऐसे दिखते हैं। अभी भी इन रास्तों में जो कच्ची गलियाँ है ना, जहाँ से हम केदारनाथ के हम जहाँ पे मंदिर में जाते हैं ना, इसके रास्ते में अभी बर्फ़ दिखाई देगी आपको। और अभी कीचड़ भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ अभी पिघली नहीं है, जिस वजह से पिघलती है मिट्टी में मिलके कीचड़ का रूप ले लेती है। ओहो, ये सामने भी इस बार कितना नया बन रहा है और यहाँ तो पूरी तरह से उबड़ खाबड़ हो रखा है। ओहो, यानी कि इस बार यहाँ काफ़ी ज़्यादा उन्नति होने वाली है। यहाँ पे कुछ समय लगेगा, कुछ मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन जब ये बन के फिर से तैयार हो जाएगा तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हर कठिन कार्य के पीछे फिर सुकून और आनंद आता है। बेस कैंप से ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे दूर पहाड़ियों के ऊपर अभी भी बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच है और ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहा है। और यहाँ पे तो वैसे भी बना हुआ है, सबसे खतरनाक जगह यही है। और यहाँ पे ऐसी ठंडी हवा बह रही है जैसे मानो कि एसी से जो ठंडी हवा निकलती है ना, उसी प्रकार की ठंडी हवा यहाँ पर बह रही है। हम बेस कैंप में पहुँच चुके हैं और आज प्रकृति देवी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि आज मौसम काफ़ी अच्छा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है घोड़ा। ये देखो दोस्तों, ये लोग कितना ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, कितना भारी सामान है। तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग इस सामान को ला रहे हैं और ये जो सामान जो लोग ला रहे हैं ना, इनमें कोई भी लोकल नहीं है, ये सब नेपाली लोग हैं। पेड़ काटकर हर कोई इंसान रास्ता तो बना लेता है, लेकिन पेड़ को बचाकर रास्ता बनाना भी एक कला है। तो बिल्कुल आप पेड़ों को बचाइए और प्रकृति को बचाइए, तभी आप हम सब लोग बच पाएंगे। मजबूरी किसे कहते हैं, इनसे सीखिएगा। 16 से लेकर 18 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई पे इतना ज़्यादा सामान लेके जा रहे हैं। मजबूरियाँ इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती हैं। दोस्तों केदारनाथ यात्रा से पहले कैसा दिखता है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस ब्लॉग के साथ लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। जय बाबा केदार। राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, जय बाबा केदार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है तारीख 5 मई 2024। सुबह की बज रही है 3:30 बजे और 3:30 बजे अभी मेरे घर पर सब सोए हुए हैं। मैं और भूपेंद्र आज जा रहे हैं केदारनाथ की यात्रा पर। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है केदारनाथ यात्रा से पहले कैसे दिखता है? तो उसी छवि को कैद करने के लिए आज हम अपने घर से केदारनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह की बज चुकी हैं 4 और मैं और भूपेंद्र घर से अब निकल ही चुके हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से अंधेरा है। फ्लैश लाइट के मोबाइल जो फ्लैश लाइट है ना, उसको ऑन करके वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं। आज हम बाइक से जाने वाले हैं गौरीकुंड तक, उसके बाद पैदल। बहुत सारे दिन हो गए अभी तक अपनी बाइक चलाई नहीं और बाइक पूरी तरह से नहीं चल रही है। बाइक की क्या कंडीशन है। तो सुबह बाइक इतनी ठंडी हो चुकी है और बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही, क्योंकि बहुत दिनों से हमने बाइक को नहीं चलाया है। तो ऐसे ही न्यूट्रल में लिए जा रहे हैं ताकि थोड़ी सी गर्म होगी तो गियर के साथ इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आखिरकार बाइक स्टार्ट हो चुकी है और अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है केदारनाथ के लिए। तो चलते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री केदार।
दोस्तों सुबह सुबह गुप्तकाशी का मार्केट इस प्रकार दिखाई देता है। अभी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं यहाँ से अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रही हैं और ज़्यादातर इस बार नेपालियों की जनसंख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभी केदारनाथ है 47 किलोमीटर, गौरीकुंड है 33 किलोमीटर। अभी यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं खुली है क्योंकि हम थोड़ा नाश्ता करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे दुकान नहीं खुले, इसी वजह से हमें आगे चलना पड़ेगा। साथियों, बड़ी जद्दोजहद के साथ अब हम फाटा मार्केट पहुंच चुके हैं। फाटा मार्केट आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी अभी भी कोई भी दुकान नहीं खुली है और ना ही हमारा यहाँ पे नाश्ते का इंतज़ाम हो पाएगा। अब यहाँ से और आगे की तरफ निकलते हैं। दोस्तों अभी हम फाटा में पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे हमें पहली दुकान मिली है जो खुली हुई है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नाश्ता पानी करने वाले हैं। तभी सुबह सुबह अंकल जी की ही दुकान खुली हुई है। अंकल जी नाश्ते में क्या क्या मिलेगा? पराठा, चाय, मैगी। जल्दी जल्दी हम यहाँ पे चाय पी के कुछ नाश्ता करके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बाद में सड़क पे ज़्यादा गाड़ियाँ आने लग जाएंगी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आजकल गर्मियों का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि मेरे हाथ अभी भी सुन्न हो रहे हैं। नाश्ता पानी हो चुका है, चाय और बंद के साथ हमने आज की दिन की शुरुआत कर ली है। तो फिर यहाँ से चलते हैं हम गौरीकुंड की तरफ। दोस्तों हम फाटा से 6 किलोमीटर आगे आ चुके हैं खोली बड़ासू में। खोली बड़ासू में आप लोग आकर हेलीकॉप्टर सेवा का आनंद भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं अब खोली बड़ासू से आगे पहुंच चुका हूं, जहां का नाम है सेरसी। सेरसी में आकर आप लोग हेलीकॉप्टर सेवा का आनंद यहां पर भी ले सकते हैं। धीरे धीरे अब हम सोनप्रयाग मार्केट में पहुंच चुके हैं। आप नीचे देख सकते हैं, जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती है, वो पार्किंग आजकल बिल्कुल खाली खाली सी नज़र आ रही है। अब हमारा प्रवेश सोनप्रयाग मार्केट के अंदर हो चुका है। सोनप्रयाग मार्केट में भी आजकल उस तरह का रौनक नहीं है जिस तरह की रौनक हमेशा हुआ करती है। यहाँ पर आजकल अगर रौनक है तो कुछ खच्चर वालों की ही रौनक है, इसके अलावा अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझे आजकल यह लगी है कि पिछले साल इस वाली रेलिंग पे बांस लगाए रहते थे, जो कि बांस लगाने से काफ़ी ज़्यादा खतरा बना होता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पुल के थोड़ा सा आगे से आप लोगों को गौरीकुंड के लिए लोकल गाड़ियों की सवारी करनी होगी। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड में, और यहाँ पे आते आते पहले ऐसा लग रहा था कि यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है,
लेकिन गौरीकुंड में पहुँचे सोनप्रयाग से ऊपर ऐसा लग रहा है कि यात्रा पूरी तरह से चालू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे यार नेपालियों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। इतने लोकल नहीं है, नहीं इतने ज़्यादा खच्चर, लेकिन नेपाली बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या होता है, चलते हैं। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल से आई हुई माताएं बहनें कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहे हैं वो नेपाली हैं, क्योंकि नेपाल में उतना ज़्यादा रोज़गार नहीं है, क्योंकि नेपालियों के लिए सबसे ज़्यादा रोज़गार केदारनाथ लाइन पर ही मिलता है। यहाँ पे नेपाली आज का ज़्यादातर सामान ढोने का काम करते हैं और जितने भी लोग दिखाई दे सारे नेपाली हैं। ये देख लो, यात्रा अभी भी चालू नहीं हुआ, अभी भी 5 तारीख है और साइड अभी से बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने। अभी हम गौरीकुंड के गेट पे पहुंच चुके हैं। सोचो जरा, अभी यात्रा खुलने में भी, कपाट खुलने में भी 5 दिन बाकी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। तो जब यात्रा शुरू होगी तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होगी, ज़रा कल्पना कीजिएगा। इन गौरीकुंड की सकरी गलियों में देख सकते हैं घोड़े, खच्चर, सामान ले जाने वाले लोग। अभी से इतना जाम, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आज इतना ज़्यादा जाम मिलेगा मुझे। धीरे धीरे पहुंच चुके हैं गौरी माता के प्रांगण में। यहाँ से अब गौरी माता का मंदिर मेरे ही समीप है और यहाँ नीचे अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के ठीक सामने। यहाँ से आप देख सकते हैं यह है गौरी माता का मंदिर। सबसे पहले अगर आप लोग केदारनाथ आते हैं तो गौरी माता के दर्शनों के लिए ज़रूर यहाँ पे आना। बाइक चलाने के बाद मेरे उंगली इतनी ज़्यादा सुन्न हो चुकी हैं, पूरी तरह से टाइट हो चुकी हैं और अभी भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है मत पूछो। अब यहाँ से हमें गौरीकुंड से अब हम केदारनाथ की तरफ चल रहे हैं। वहाँ रास्ते में क्या क्या मिलता है, क्या क्या दिखता है, इसके अपडेट आप लोगों को मिलती है। चलते हैं। धीरे धीरे करके मैं पहुँच चुका हूँ गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव में। यहाँ आते आते मेरे को थोड़ी सी जो पब्लिक है ना, घोड़े, खच्चर, नेपाली, वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहे हैं। सोनप्रयाग स्टेशन से लेके गौरीकुंड के स्टेशन तक इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिसकी मैंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। कभी क्या कि आज मैंने बिल्कुल भी इतना नहीं सोचा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ भी हो सकती है। अभी मैं और भूपेंद्र गौरीकुंड से तकरीबन आधा किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। मैंने भूपेंद्र को कहा है कि रास्ते में आजकल बिल्कुल भी दुकानें नहीं खुली होंगी, इसलिए आप गौरीकुंड से 1 दर्जन केला या कुछ और फल लेके आओ ताकि हम रास्ते में उनको खा के केदारनाथ की यात्रा तक चल सकें, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी रास्ते में बिल्कुल भी दुकानें खुली नहीं होंगी। अब मैं आ चुका हूँ गौरीकुंड से तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पे आप लोगों को सामने ये गेट दिखाई देता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। आजकल सिर्फ ये घोड़े खच्चर ही केदारनाथ की तरफ जा रहे हैं। ये सामान लेके जा रहे हैं जिसमें आटा, चावल, गुड़, दालें इत्यादि सामग्री है, जो कि लोग अपने दुकानों में रख के यात्रियों की सेवा करेंगे। इसके अलावा कोई भी यात्री आजकल केदारनाथ की तरफ नहीं जा रहा है। आजकल आप लोग देख सकते हैं ये गलियां, ये रास्ते कितने ज़्यादा सुनसान नज़र आ रहे हैं, लेकिन 5-7 दिन बाद यहाँ पे कितनी ज़्यादा रौनक होगी ये आप और मैं कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। अगर आप लोग भी यहाँ केदारनाथ आए हैं और बरसात के टाइम पे आपने एक फेमस सा एक झरना देखा है, तो वो इस जगह में आता है। आजकल यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। ये है प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। कब क्या करना है, कब किसको क्या देना, कब प्रकृति में क्या चीज़ लानी है, ये प्रकृति बखूबी जानती है। आजकल यहाँ पर कितना सूखा सा नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ महीनों बाद यहाँ पे जाने के लिए कितनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। जब भी आप लोग केदारनाथ की यात्रा पे आते हैं तो प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ और नुकसान ना पहुंचाएं। मजबूरी किसे कहते हैं, इनसे सीखिएगा। 16 से लेकर 18 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई पे इतना ज़्यादा सामान लेके जा रहे हैं। मजबूरियाँ इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती हैं। दोस्तों, हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं चिरबिटिया में, और चिरबिटिया से ऊपर केदारनाथ का दृश्य इस प्रकार दिखाई देता है।
वहाँ पर इस टाइम पूरी तरह से धूप लग चुकी है और सामने जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा वो है गरुड़ चट्टी। यहाँ पे पूरी तरह से आप लोगों को अवगत कराया गया है, भूस्खलन क्षेत्र है, पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानी पूर्वक चलें। और ये जगह ये है हेलीपैड के ठीक सामने। इस हेलीपैड में कितने ज़्यादा नींबू पानी वाले बैठे रहते हैं जो कि यात्रियों की खूब सेवा करते हैं। आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। सामने आप सुंदर प्रकृति के नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। मुझे रास्ते में कहीं भी दुकान बनी हुई नहीं मिली है, जिसकी परमिशन लोगों को 1-2 दिन बाद मिल जाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में। यहाँ पे लिखा हुआ है चीरवासा भैरवनाथ। आजकल प्रकृति कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। पेड़ों पे छोटे छोटे हरे हरे पत्ते उग रहे हैं। तो धीरे धीरे कड़ी मेहनत परिश्रम के साथ हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी में। और जंगल चट्टी में आके हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे दुकानें भी खुल चुकी हैं। तकरीबन यहाँ की जो जितनी दुकानें होती हैं वो खुल चुकी हैं। भूपी की जो प्रेडिक्शन थी ना बिल्कुल सही सच साबित हुई। इसने कहा था कि जंगल चट्टी में दुकानें खुली होंगी, तो मैंने इसके कहा भी कि मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसने कहा बिल्कुल खुली होंगी और यहाँ पे दुकानें खुली हैं। अभी यहाँ पे धूप नहीं आई है, अभी भी चलने में गर्माहट से महसूस हो रही है। वैसे ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा बह रही है और यहाँ पे जैसे ही धूप आ जाएगी तो आजकल गर्माहट बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है। यहाँ से केदारनाथ 12 किलोमीटर है। यहाँ पे आते आते हमें सूर्य देव के दर्शन भी हो चुके हैं। दूर पहाड़ की चोटी पे सूर्य देव के दर्शन भी हो चुके हैं। ये हैं प्रकृति के अद्भुत नज़ारे। अभी ऐसी जगहों में आने के बाद आत्मा और मन को काफ़ी ज़्यादा शांति प्राप्त होती है, क्योंकि ऐसा माहौल और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। अभी धूप भी यहाँ पे लग चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी गर्माहट यहाँ पे महसूस हो रही है। केदारनाथ की प्रकृति का एक अलग ही अनुभव है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पे धूप लग चुकी थी, लेकिन हम पहाड़ियों के बीच आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे फिर से धूप विलुप्त हो चुकी है। कहीं आगे जाके फिर हमें धूप के दर्शन होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे चलने में आजकल इतना सुकून महसूस हो रहा है जिसको मैं शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकता। यहाँ के स्थानीय लोगों को अपने जीविकोपार्जन के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और यहाँ पे आजकल वो अपने दुकान लगाने के लिए कितनी ज़्यादा मशक्क़त करते हैं। जैसे छप्पर, एक कच्चा छप्पर बनाने के लिए बांस इत्यादि ले जाना पड़ता है और यहाँ से सामान ले जाने में कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों से एक गुजारिश है, यदि आप भगवान केदारनाथ की यात्रा पर केदारनाथ पहुँचते हैं और दुकान में आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें महंगी हैं, तो ये अपने दिमाग के अंदर से बिल्कुल भी निकाल देना, क्योंकि यहाँ पे जितनी ज़्यादा मेहनत है ना उतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। श्रद्धा से आइए, जो आप लोगों को मिल रहा है वो खाइए। जब आप केदारनाथ की यात्रा के लाएंगे तो किसी भी दुकानदार या घोड़े, खच्चर, डंडी कंडी वालों के अवगुण बिल्कुल भी मत देना। न जाने किस रूप में आपको भगवान मिल जाएंगे, वो किसी को नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे रहने वाला हर व्यक्ति, हर लोग अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ रहा है। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? एक शानदार प्रकृति और सुंदर ताज़ी हवा, जो कि मुझे इस मोर का वृक्ष है ना, मोर का वृक्ष, इससे ज़्यादा आनंद मुझे और कहाँ मिल सकता है। बैठने के लिए उचित व्यवस्था भी है। पेड़ काट कर हर कोई इंसान रास्ता तो बना लेता है, लेकिन पेड़ को बचाकर रास्ता बनाना भी एक कला है। तो बिल्कुल आप पेड़ों को बचाइए और प्रकृति को बचाइए, तभी आप हम सब लोग बच पाएंगे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर भीमबली दिखा रहा। आप ज़रा कल्पना कीजिए, ये माताएं सुबह कितनी बजे चली होंगी, इतना भारी सामान लेके केदारनाथ की चढ़ाई पर चढ़ रही हैं। ये है मीठा पानी। यहाँ पर भी यात्रा काल में कितनी ज़्यादा रौनक रहती है। पाँव रखने के लिए यहाँ पर भी जगह नहीं होती है, लेकिन आजकल बिल्कुल भी सुनसान नज़र आ रहा है। मीठा पानी नाम तो सुना ही होगा। ये देखो, मैं तकरीबन भीमबली से 30 मीटर पीछे हूँ
और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सामने आपको रामबाड़ा का दृश्य नज़र आ रहा होगा। और ऊपर छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, टी ऐप से लेके गौड़ चट्टी तक का नज़ारा आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। श्रीमन नारायण, हम पहुंच चुके हैं भीमबली में। और भीमबली में आते आते हमें लग गया है बहुत ज़्यादा प्यास। और प्यास बुझाने का एकमात्र तरीका ऐसा है कि यहाँ पे जो ये नेचुरल जो पानी है ना, वो किसी मिनरल वाटर से कम नहीं है। और इसका टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ आओगे तो जल को पहले प्रणाम करना, इसके बाद आप इसका टेस्ट ले सकते हैं। अत्यधिक आनंददायक, इतना मीठा जल है और ये मिनरल वाटर को भी फील कर सकता है। अगर आप आ रहे हैं ना, इस जल को पीजिए, ये बिल्कुल साफ है और स्वच्छ है। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है ना कि यहाँ पे पानी की बोतल महंगी है, तो आप इस ऐसे जल स्रोत का आनंद भी ले सकते हैं और इस जल को पी के आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। हम पहुँच चुके हैं भीमबली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी दुकानें खुलने जा रही हैं। आप लोग यहाँ भीमबली में आकर चाय, समोसे, पकोड़े, पराठे के आनंद ले सकते हैं, जैसा कि ये लोग ले रहे हैं। भीमबली में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा रौनक रहती है। अभी भी यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं बनी हुई है। अभी यहाँ बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद यहाँ पे पूरी तरह से दुकानें बन जाएंगी और यात्रियों की सेवा के लिए लोग अपनी दुकानों को सुचारू रूप से चलाएंगे। ऐसी प्रकृति के बीच आए और बंदर और लंगूर ना मिले तो इसका आनंद ही कहाँ है। यहाँ पे बहुत सारे लंगूर थे, हमें देख के ये डर चुके हैं। तकरीबन मैं रामबाड़ा ही पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे हैं दो रास्ते, एक रास्ता ये नीचे की तरफ से जाता है और एक रास्ता ये ऊपर। यहाँ से पैदल यात्री आ सकते हैं और जो घोड़े खच्चर वाले होते हैं ना, वो इस रास्ते से यहाँ से पुल पार करके दूर सामने से वहाँ ऊपर रामबाड़ा से ऊपर, ये दोनों रास्ता रामबाड़ा से ऊपर ठीक इस जगह में मिलता है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप इस वाले रास्ते से आ सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा छोटा पड़ता है उस रास्ते के मुकाबले। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं मुंछौड़ी में। ये है मुंछौड़ी। मुंछौड़ी का मतलब होता है कि मुंड मतलब सर, और ये बिल्कुल सर के ऊपर ये पानी, ये झरना गिरता है, इसलिए यहाँ का नाम मुंछौड़ी भी कहा जाता है। बिल्कुल ये झरना ऊपर से आके सीधे सर पर ही गिरता है। अब हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा में। रामबाड़ा में आते आते हमें लग चुकी है भूख, तो हमने सोचा कि यहाँ पे नाश्ते के साथ पराठा का सेवन किया जाए, तो हमने ऑर्डर दे दिया है पराठे के लिए। अब देखते हैं कितनी देर में पराठा आता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है और दुकान यहाँ पे अभी एक ही खुली हुई है। आधे घंटे का इंतज़ार करने के बाद आ चुका है हमारे पास गरम गरम पराठा। अब भूपेंद्र को, भूपी को देखो भाई कितनी चाव से खा रहा है। इसको तो इतनी भूख लग गई थी, ये चल भी नहीं पा रहा था। हाय हाय। तो गर्मा गर्म पराठा खाने के बाद शरीर में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है और गर्मी भी लग रही है। अब नाश्ता पूरी तरह से भरपेट हो चुका है और अब हम चलते हैं इस चढ़ाई को पार करने के बाद केदारनाथ की तरफ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं रामबाड़ा का वो पुल, जिस पुल में कितनी ज़्यादा पब्लिक खड़ी रहती है, वो पुल अभी भी सुनसान नज़र आ रहा है। आजकल मंदाकिनी का जो स्वरूप है वो काफ़ी शांत नज़र आ रहा है। इस जगह में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा दुकानें होती हैं। आज भी अभी तक यहाँ पे कोई भी दुकान नहीं बनी हुई है। संभवतः कुछ दिनों बाद यहाँ पे सारी दुकानें बनकर तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं नीचे रामबाड़ा का दृश्य किस तरह सुहाना नज़र आ रहा है। ऊपर प्रकृति के भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी कितना मनोरम दृश्य आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। गांव में आजकल जो बुरांस होते हैं वो फूल झड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो गुलाबी रंग के जो बुरांस है ना, वो अभी भी पूरी तरह से खिले हुए हैं।